नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, बोले नीचे से टॉप करने पर बिहार सरकार को बधाई। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कुशवाहा ने किया साफ, अब इस चुनाव में भाजपा से इतनी सीटें चाहती है जेडीयू, बात न बनने पर उठाएंगे ये कदम। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका, हफ्ते में 5 दिन रहेंगी लखनऊ, चुनावी तैयारियों पर रहेगी नजर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, बोले नीचे से टॉप करने पर बिहार सरकार को बधाई। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की, तेजस्वी यादव दोनों मुद्दों को लेकर मुखर हैं। इस बीच अब तेजस्वी को एक और मुद्दा हाथ लग गया है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए बिहार सरकार को बधाई दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक ग्राफिक्स ट्वीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, नीचे से नंबर 1 आने पर बिहार सरकार को बधाई। तेजस्वी ने इस ट्वीट के जरिए डबल इंजन की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है कि सूबे में 40 में से 39 सांसद एनडीए के होने के बाद भी बिहार के जिलों में सबसे कम बेड हैं। यहाँ 1 लाख की आबादी पर केवल 6 बेड की ही व्यवस्था है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर लगातार हमलावर हैं। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार के स्टैंड के बाद उन्होंने इसे पार्टी का मुद्दा बना लिया। इसको लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए चिट्ठी भी लिखी थी। किसानों की समस्या को लेकर उनकी तरफ से सीएम नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा गया था और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय नेताओं की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कुशवाहा ने किया साफ, अब इस चुनाव में भाजपा से इतनी सीटें चाहती है जेडीयू, बात न बनने पर उठाएंगे ये कदम। जी हाँ दोस्तों, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया कर्मियों से बात करते वक्त ये स्पष्ट कर दिया है कि यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के साथ तालमेल करने को लेकर जदयू की बातचीत चल रही है। जदयू को यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन में कितनी 20 सीटों पर चुनाव लड़ना इच्छा रखती है, यह खुलासा उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी दर्जा हासिल कर ले, इसलिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस स्थिति में जदयू का प्रयास होगा कि यूपी में उसके 13 प्रत्याशी चुनाव जीत जाएं, क्योंकि यूपी में जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। इसके लिए 13 प्रत्याशियों का जीतना आवश्यक है। इससे पता चलता है कि जदयू इन सीटों से अधिक सीटों पर ही चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि यदि गठबंधन नहीं हुआ तो यूपी में जदयू अकेले चुनाव मैदान में जाएगी। कुशवाहा ने कहा कि अभी गठबंधन को लेकर बातचीत होनी शेष है, निर्णय का इंतजार है, फिर जदयू हर स्थिति के लिए तैयार है। कुशवाहा का मानते हैं कि भाजपा से जदयू का गठबंधन हो गया तो हमारे प्रत्याशियों की जीतने की संभावना प्रबल हो जाएंगी। साथ ही कहा कि यूपी में भाजपा को भी हमारे साथ गठबंधन का लाभ भी मिलेगा। कुशवाहा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस की देश में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाए। भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उसमें एनडीए जीत हासिल करेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चाहे कांग्रेस कन्हैया कुमार को पार्टी में ले या किसी और को, वो अपना कुनबा ही संभाल पा रही है तो बीजेपी से कैसे टक्कर लेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका, हफ्ते में 5 दिन रहेंगी लखनऊ, चुनावी तैयारियों पर रहेगी नजर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में कांग्रेस इस बार पूरी ताकत झोंक रही है। कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज नेता तक सभी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी अब फैसला लिया है कि वो हफ्ते में 5 दिन लखनऊ में ही रहकर चुनावी तैयारियों पर नजर रखेंगी। प्रियंका सोमवार से शुक्रवार तक लखनऊ में ही रहेंगी। प्रियंका ने खुद इस बात के संकेत गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में सलाहकार समिति की बैठक में दिए हैं। दरअसल प्रियंका ने गुरुवार को प्रदेश इलेक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक की थी। इस बैठक का मकसद चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करना था। बैठकों में तय किया गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची दीपावली के आसपास जारी कर दी जाए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह भी तय किया गया कि चुनावी रैलियों का आगाज वाराणसी से किया जाएगा। 10 अक्टूबर को वहां की रैली में प्रियंका कांग्रेस के चुनावी प्रतिज्ञा का ऐलान करेगी। प्रदेश भर में कांग्रेस 17 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा का शुरू करने जा रही है।
पूरे प्रदेश में 4 प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएंगी। हर यात्रा के पहले प्रियंका की एक रैली होगी। ये यात्राएं तकरीबन 1 महीने चलेंगी और इसका समापन लखनऊ में एक महारैली के साथ किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है यह रैली 19 नवंबर को हो सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। धान की सरकारी खरीद की तिथि को टालकर मोदी सरकार ने किया किसानों पर वज्रपात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी व खट्टर सरकारों का किसान विरोधी, क्रूर व निर्दयी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। आए दिन नए नए षड्यंत्रकारी मंसूबों से किसान के पेट पर लात मारना अब मोदी खट्टर दुष्यंत चौटाला सरकारों की फितरत बन गई है। उन्होंने हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 25 सितंबर से शुरू होनी थी। इस बारे सरकारी पत्र भी जारी कर दिया गया। लाखों क्विंटल धान 20 सितंबर से ही मंडियों में आना शुरू हो गया। 11 दिन बीत जाने के बाद भी एक फूटी कौड़ी धान की एमएसपी पर सरकारी खरीद नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसान पर वज्रपात करते हुए मोदी सरकार ने 30 सितंबर 2021 को एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद की तिथि को टालकर अब 11 अक्टूबर 2021 कर दिया है। हरियाणा की मंडियों में 20 लाख क्विंटल से अधिक धान खुले में पड़ा है। उदाहरण के तौर पर जिला अंबाला की मंडियों में लगभग 4.50 लाख क्विंटल धान, जिला कुरुक्षेत्र की मंडियों में लगभग 5.50 लाख क्विंटल धान, जिला यमुनानगर की मंडियों में लगभग 2.25 क्विंटल धान, जिला कैथल की मंडियों में लगभग 2 लाख क्विंटल धान व जिला करनाल की मंडियों में लगभग 1.75 लाख क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। हजारों किसान सरकार की ओर टकटकी बांधे देख रहे तथा एमएसपी पर खरीद की आस में बैठे हैं। हरियाणा और देश का अन्नदाता अब कहां जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। डिप्टी सीएम का विरोध करने पहुंचे किसानों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का प्रयोग, स्थिति तनावपूर्ण। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर नेताओं का विरोध किसानों द्वारा लगातार जारी है। आज झज्जर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। हाथों में काले झंडे लेकर विरोध दर्ज करवाने पहुंचे किसानों को भारी पुलिस बल ने रोका। बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा किसान कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। पुलिस ने किसानों पर हल्का वाटर कैनन का प्रयोग भी किया। बिहार विशेष राज्य के दर्जे पर बयान दे नीतीश ने फिर बढ़ाई सियासी चर्चा, तेजस्वी की चिट्ठी पर भी दिया जवाब। जी हां दोस्तों, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने 2 दिन पहले कहा था कि बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, अब राज्य के लिए हम विशेष पैकेज की मांग करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से कह कहकर थक चुके हैं। मंत्री की बात से किनारा करते हुए नीतीश कुमार ने बुधवार को अलग बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि फैसला केंद्र के हाथ में है। विशेष राज्य के लिए हमारी मांग काफी पुरानी है, ऐसे में निर्णय केंद्र ही ले। तेजस्वी यादव की चिट्ठी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि चिट्ठी हमको मिलती कहाँ है, मीडिया के जरिए ही मुझे इसकी जानकारी होती है। नीतीश ने कहा कि तेजस्वी अपना पत्र भेजें, हम पढ़ेंगे तभी न जवाब देंगे। बता दें कि सोमवार को मीडिया से बात करते हुए बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा था कि विशेष राज्य के लिए कितनी बार मांग की जाए, अब हम विशेष राज्य के बदले हर एक क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग करेंगे। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि बिहार के विकास के मूल्यांकन के दौरान केंद्र ने राज्य की उपलब्धियों के आंकड़े का सही इस्तेमाल नहीं किया है। बिजेंद्र ने कहा था कि विशेष राज्य की मांग करते करते 4 साल से अधिक हो गए हैं, अब मांग करते करते थक गए हैं। उन्होंने कहा था कि हम विशेष राज्य के बदले अब विशेष मदद की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग केंद्र सरकार का ही अंग है, लेकिन बिहार की उपलब्धियों की गणना के दौरान उसने सही आंकड़े नहीं दिखाए। मंत्री ने यह भी साफ किया कि हम केंद्र सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष कहने लगा था कि नीतीश विशेष राज्य के नाम पर राजनीति कर रहे थे, असमें उन्हें बिहार का ख्याल है ही नहीं। फिलहाल बिहार सीएम के पुरानी मांग पर अडिग होने से बिहार में फिर सियासी चर्चा शुरू हो गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र, कहा बाढ़ के मसले पर दिल्ली चले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। जी हां दोस्तों, बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने एक बार फिर जा सकता है। जातीय जनगणना की तरह बाढ़ के मसले पर भी बिहार के सभी दलों के नेताओं को एकजुट होकर केंद्र से बात करने की पहल हुई है। यह पहल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बिहार के सर्वदलीय नेताओं का एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करे और बिहार में बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं को पीएम के सामने रखे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से व्यापक जनहित में साथ आने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान एवं नदी जोड़ने की योजना के महत्व के संदर्भ में राज्य हित में उनके नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलकर उपर्युक्त उचित मांगों को रखे। 2 पन्ने के अपने पत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है, बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो प्रतिवर्ष बाढ़ की भयानक विभीषिका के साथ साथ सुखाड़ की गंभीर समस्याओं को भी झेलता है।
जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। हजारों लोगों की असामयिक मृत्यु होती है और अरबों रुपयों की फसल और जान माल की क्षति होती है। बिहार के कम से कम 20 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, पटना आदि ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। बिहार की बाढ़ समस्या के समाधान हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सिर्फ घोषणाएं ही की जा रही है, लेकिन इस समस्या के स्थायी और ठोस समाधान की दिशा में ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। तेजस्वी ने आगे लिखा, इन गंभीर समस्याओं के निदान हेतु कई नहरों और बराजों के निर्माण कराने के साथ साथ राज्य की नदियों को जोड़ने की मांग पहले से की जाती रही है। साल 2011 में राज्य में नदी जोड़ो परियोजना की घोषणा की गई थी। इसमें राज्य की कई नदियों को जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं बागमती बूढ़ी गंडक लिंक, बूढ़ी गंडक बायक गंगा लिंक, कोसी बागमती गंगा लिंक आदि की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में इनमें से मात्र एक, कोशी मेची नदी को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस योजना का कार्यान्वयन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 55.02% हुई वोटिंग। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 55.02% मतदान हुआ। बक्सर के राजपुर क्षेत्र के बूथ पर तैनात पीठासीन पदाधिकारी पर गड़बड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और उन्हें तत्काल हटाकर दूसरे पदाधिकारी को तैनात किया गया, जबकि अरिया के एक बूथ पर तैनात मतदान कर्मी पर पंच सरपंच के मतपत्र खो देने के कारण कानूनी और विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। जितिया पर्व के बावजूद बड़ी संख्या में महिला मतदाता लाइन में खड़ी नजर आईं। एक दो जगह पर ईवीएम में आई खामी के कारण मतदान की प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित रही। वहीं गया जिले में मतदान करने जा रहे मुखिया उम्मीदवार, उनके परिवार और अन्य वोटर्स के साथ मारपीट की गई। इसी बीच मोतिहारी में बोगस वोटिंग रोकने के लिए पहुंची पुलिस के साथ मारपीट की गई है। भोजपुर में हार्ट अटैक आने से एक वोटर की मौत हो गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दमदार सरकार से पूछो सड़क से ये दुमदार कौन हटाएगा, अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इस कड़ी में बुधवार को कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा में योगी सरकार पर फिर निशाना साधा। अखिलेश कन्नौज में पूर्व विधायक कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। विकास के नाम पर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, सड़कों की गुणवत्ता खत्म की गई है। इस दमदार सरकार से पूछना चाहिए कि सड़क से ये दुमदार कौन हटाएगा। बीजेपी नेताओं के साथ मारपीट की घटनाओं पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने जो वादे किए थे उन वादों पर अमल नहीं करने पर जनता उन्हें कूट रही है। बता दें कि प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। अखिलेश यादव ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सरकार को घेरते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर अखिलेश ने कहा कि राजनीतिक दलों को तय करना होगा वो बीजेपी के साथ हैं या उन्हें हटाना चाहते हैं। सपा की कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। इधर चाचा शिवपाल यादव अब सपा के साथ गठबंधन के लिए लंबा इंतजार करने के मूड में नहीं है। अखिलेश को 11 अक्टूबर तक गठबंधन फाइनल करने का शिवपाल ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं सपा के चक्कर में दूसरे छोटे दलों के साथ भी मौका न गंवा दें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार को कांग्रेस नेता ने बताया राष्ट्रभक्त, कहा अगर उनके खिलाफ साक्ष्य तो जेल में डाले दें। जी हां दोस्तों, कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर गुजरात के नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कन्हैया कुमार को राष्ट्रभक्त बताया, कहा अगर उनके खिलाफ कोई साक्ष्य है तो जेल में डाल दे। अदालत भी कन्हैया के खिलाफ आरोपों को खारिज कर चुकी है। शक्ति सिंह गोहिल बुधवार को भोपाल आए थे। वे यहां मीडिया के सामने पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस सरकारों की अस्थिरता को लेकर किए गए सवालों को यह कहकर टाल दिया कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, भाजपा में यह नहीं है। अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि किसी को जबरदस्ती पार्टी में नहीं रखा जा सकता। गोहिल ने कहा कि अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने सीएम बनाया था और उसके बाद तभी उन्होंने अगले चुनाव से दूर करने का ऐलान किया था। गोहिल द्वारा गुजरात के अदानी मुद्रा पोर्ट पर कुछ समय के दौरान टैल्कम पाउडर के बहाने लगाई गई हजारों करोड़ की हेरोइन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी मात्रा में हेरोइन को लाकर देश की युवा पीढ़ी को नशे की लत में डालना चाहती है। इतनी मात्रा में लाई हेरोइन की गोहिल ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग है। उन्होंने मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती द्वारा की जा रही शराबबंदी की मांग पर कहा कि यह अच्छी बात है कि उनकी आत्मा जागी है। एक बार पहले भी उनकी आत्मा जागी थी।